हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम 13 और 14 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। आज दोनों डेटों की एक ही दिन में बात करेंगे। थोड़ा सा इशू चल रहा है इस टाइम, तो थोड़ा लेट हो रही है करंट अफेयर्स। अदरवाइज संडे के बाद परमानेंटली सुबह 7 बजे ही आ जाया करेगी। इसमें आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। संडे तक की बात है। 13-14 दिसंबर को आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की फटाफट डिवीजन के माध्यम से। और आज की जो हमारी आप लोग करंट अफेयर्स पता है कि हम 20 करंट अफेयर्स की बात करते हैं एक दिन में। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहती है, कहीं ना कहीं आप लोग देखते भी हो। तो आप लोग अगर चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी सोशल साइट्स की बहुत सारी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स, याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। उस पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इन सब चीजों की पीडीएफ हुआ, ये नोटिफिकेशन हुआ, तो आप लोग को सोशल साइट पे सारा मिला रहेगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आप लोगों को हर चीज वहां पे उपलब्ध होती रहे। सबसे पहले आज हम पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहले करंट अफेयर्स क्या है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लिया होगा ग्रुप को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज की हमारी जो पहली करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी, याद रखिएगा कौन सी है, लॉकडाउन हल्दी है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग पे अक्सर हम वीडियो बनाते रहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आप देख सकते हैं, टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से, इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर डेस्क प्रोग्राम के माध्यम से। तो आप वो भी जाके एक बार देखिएगा। तो जो लॉकडाउन हल्दी है, उस लॉकडाउन हल्दी को जीआई टैग मिला है मेघालय की। कहाँ की है? मेघालय की है। यहाँ पे हम इतनी ही बात करके नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं किस तरीके से इसको दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो जो लॉकडाउन हल्दी है, उसको जीआई टैग मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग मिला है, मेघालय राज्य की है। मेघालय की लॉकडाउन हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उर्वरकों के इस्तेमाल के बिना जैविक रूप से उगाए जाने पर इसका रंग गहरा होता है। याद रखिएगा, इसमें केमिकल का, किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि हम खाद को समझते हैं, डीएपी वगैरह को। इस तरीके से उर्वरकों के इस्तेमाल नहीं जाता है, और उसके बिना ही जैविक रूप से इसको उगाया जाता है, और इसमें गहरा रंग प्रदान मिलता है। जीआई टैग मिलने के बाद अब क्या होगा, तो अब यहाँ के लोगों को इस बात की खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी हल्दी अपनी अलग ही पहचान होगी। तो इस याद रखिएगा, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की अलग ही खुशी इस बात से रहती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में उसको नाम मिलेगा, उसकी बिक्री होगी, अलग पहचान होगी, तो कहीं ना कहीं उसको निवेश में बढ़ावा मिलेगा। तो इसीलिए इसको जीआई टैग मिल चुका है, और जैविक उर्वरकों के रूप में इसको प्रदान किया जाता है, बिना उर्वरकों के बिना, याद रखिएगा, जैविक रूप से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लकाडोंग हल्दी मेघालय राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर है। आप लोग जानते हो, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। आप सभी लोग उससे रूबरू होंगे कि जो सियाचिन है वो एक ग्लेशियर है झील के पास। तो वहां पे क्या है कि बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, और सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है दुनिया का। तो यहाँ पे ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात हुई है पहली महिला, जो है मेडिकल ऑफिसर। तो इनका नाम है फातिमा बशीम, याद रखिएगा। फातिमा बसीम जी को हाल ही में सियाचिन के ग्लेशियर के पास ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात किया गया है, और यह पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऑपरेशनल पोस्ट पूछा जा सकता है, ग्लेशियर पूछा जा सकता है, कौन से ग्लेशियर में, तो इस चीज से आप रूबरू रहिएगा। बात करते हैं, कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बन चुकी है महिला में। और फातिमा की ट्रेनिंग है वो सियाचिन बैटल स्कूल में हुई है, याद रखिएगा, कहाँ पे? सियाचिन बैटल स्कूल में हुई है। फातिमा वसीम को 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पोस्ट पर तैनात किया गया है, और हाल ही में इससे पहले स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कोल को भी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी हुई थी। तो याद रखिएगा, तो ये दोनों महिलाएं हैं, सियाचिन पर तैनात हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको आप नजरअंदाज ना करके हुए उससे रूबरू रहिएगा, और उसको देखते रहिएगा, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सभी लोग इस क्वेश्चन से रूबरू होंगे कि मध्य प्रदेश मतलब कि एमपी के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, किसे चुना गया है? तो मोहन यादव जी को चुना गया है। किसको? मोहन यादव को, याद रखिएगा, मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, सीएम के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अभी तक कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। बात करते हैं थोड़ा सा, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुना गया, और शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था, याद रखिएगा।
मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन यादव कहाँ के विधायक रहे हैं, तो उज्जैन दक्षिण से, उज्जैन के साउथ से ये विधायक है। वह 2013 में पहली बार विधायक बने थे और वह नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का स्थान लेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा इतना सा इंपॉर्टेंट है कि उज्जैन के दक्षिण से विधायक रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछा है, क्योंकि सीएम को तो सबको याद हो गया है कौन बने हैं कौन बने हैं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से भी और रियल लाइफ के लिहाज से भी। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई की बात कर रहा है। आरबीआई ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए, याद रखिएगा, किसके लिए, हेल्थ के लिए, और किसके लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एजुकेशन के लिए यूपीआई की सीमा, जो यूपीआई हम पेमेंट करते हैं, यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो याद रखिएगा 5 लाख कर दी है। पहले कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, तो 1 लाख से बढ़ाकर सीधा सीधा 5 लाख कर दिया गया। लेकिन किस सेक्टर के लिए, याद रखिएगा, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए और शिक्षा के लिए। बात करते हैं थोड़ा सा। रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। छात्र और अभिभावक डिमांड ड्राफ्ट जैसे उपकरणों का सहारा लिए बिना तत्काल परेशानी मुक्त रकम भुगतान के सक्षम अब होंगे। क्या बात जा रही है कि अब उनको ड्राफ्ट नहीं बनवाना पड़ेगा, चेक वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, और यूपीआई के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का अब वो नगद भुगतान कर सकते हैं। इससे संभावित रूप से वित्तीय लेन देन में वृद्धि होगी और आसानी भी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैठक के दौरान रेपो रेट को स्थिर रखने का भी फैसला किया है। जो रेपो रेट से आप रूबरू होंगे, रेपो रेट जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इसको भी स्थिर रखने का फैसला ले रहे हैं। तो आज की जो यहाँ पे इंपोर्टेंट जो वीडियो होने वाली है करंट अफेयर्स से है, और आप लोगों को पता है कि आप बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग डेली देखते हो, मुझे उम्मीद है अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो आप लोगों ने चैनल पे अभी तक नए थे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आई लाइक भी किया होगा। बात करते हैं विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत किसने की है। आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 की युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत की गई है। क्या बातें की गई हैं इसमें, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। 2047 युवाओं की आवाज विकसित भारत पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए देश के हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा, महाविद्यालय मतलब कॉलेज में और विश्वविद्यालय मतलब कि यूनिवर्सिटी में विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया है। यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता, सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को एकीकृत, इंटीग्रेटेड करना उनका लक्ष्य है सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा, जो देश के युवा हैं, यूथ है, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको एकत्रित करना, इंटीग्रेटेड करना उनका लक्ष्य रखा है। तो आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, सुशासन के लिए, तो इन सब 4 पहलू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहां पे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इस तरीके की वहां पे अभियान चलाया जाएगा। किसके लिए, युवाओं के लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये बात, और थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। बात कर रहा है कि भारत की रैंक कितनी है क्लाइमेट चेंज में। तो भारत की रैंक है 7वीं, कितनी है, 7वां स्थान। थोड़ा समझते हैं, भारत 7वें स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो अपेक्षाकृत है वो बहुत कम है, याद रखिएगा। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर था, तो याद रखिएगा एक स्थान की खिसक के 7वें स्थान पर आ चुका है। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछी जा सकती है, तो क्योंकि चेंज हुआ ही है कहीं ना कहीं, पिछले साल 8वें स्थान पर था और इस साल 7वें स्थान पर, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मतलब कि ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? कौन है? एक बॉलीवुड अभिनेता है, तो कबीर बेदी है। कौन है? कबीर बेदी, याद रखिएगा। और कहाँ के दिया गया है? इटली का। इनको इटली का दिया गया, क्योंकि फ्रांस के बहुत सारे दिए गए, तो उस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं कबीर बेदी, और इनको इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक निजी समारोह हुआ, उसमें मुझे प्रतिष्ठित इतालवी नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक मतलब कि मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियना से सम्मानित
किया गया है। तो ये कथन उन्हीं के हैं और कबीर वेदी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत में हाल ही में कौन सा देश 4 दिवसीय 27वें विवा WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किसकी विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है? तो 4 दिनों का है और 27वां है। इसको समझते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, याद रखिएगा, उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन व्यापारिक विभाग के तत्वाधान में अब तक का सबसे बड़ा विश्व निवेश सम्मेलन होगा। क्या होगा? विश्व निवेश, याद रखिएगा, विश्व निवेश सम्मेलन होने जा रहा है। विश्व निवेश सम्मेलन पहली बार भारत में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, फिर इसीलिए इंपोर्टेंट है। 1000 से अधिक उपस्थितिगण और 50 निवेश संवर्धन एजेंसियां IPA और विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियां इस सम्मेलन में भाग लेगी। तो याद रखिएगा 1000 से अधिक जो होंगे लोग उसमें आएंगे, उपस्थितिगण होंगे, उपस्थिति होगी, 50 से अधिक जो कंपनियां होंगी वो IPO वाली कंपनियां, तो वहां पे ये वो भी यहाँ पे रहेंगे। तो इंपोर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिदाओ वेस संयंत्र कौन सा है? सिदाओ वेस संयंत्र दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा। आप थोड़ा से रूबरू रहिएगा। चीन के द्वारा क्या चीज? सिदाओ वेस संयंत्र है, दुनिया का पहला है और चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत में सिदाओबे अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत का प्रतीक है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता के लिए यह विकास महत्वपूर्ण है। बात कर रहा है कि कार्बन उत्सर्जन को हम कम करेंगे और स्थायी ऊर्जा के भविष्य के लिए हम यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। इन उन्नत मॉडलों को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए हीटिंग, अलवणीकरण और भाप उत्पादन के लिए नियोजित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका संयंत्र बहुत अच्छा हो सकता है और इसके जो फायदे बताए जा रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्थायी ऊर्जा, मतलब कि एक कह सकते हैं कि स्थित ऊर्जा रहे, स्थायी ऊर्जा रहे, भविष्य के लिए सुरक्षित यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सुदाओ में संयंत्र है और चीन का है ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, चीन का है। एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो उस पर कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? कौन सा है? व्यास सम्मान। इंपोर्टेंट है, सम्मान कई सारे आते हैं, तो पुष्पा भारती को याद रखिएगा, इसको पुष्पा भारती को चुना गया है व्यास सम्मान 2023 के लिए। क्या ये प्रसिद्ध हिंदी की लेखिका है और किसकी? हिंदी की, याद रखिएगा, हिंदी की लेखिका है ये। कौन है? पुष्पा भारती। और इनको 2016 की इस संस्मरण यादें यादें और यादें को 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया। इनका जो संस्करण है वो यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको ये दिया गया है। इनकी जानकारी के बिरला फाउंडेशन ने आधिकारिक बयान में दिया है। और व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार जो पहली बार 1991 में दिया गया था। तो 1991 में पहली बार व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी। 2023 का पुरस्कार जो है वो पुष्पा भारती को दिया गया है। और इनकी जो कह सकते हैं कि स्मरण थी वो यादें यादें और यादें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वार्षिक साल अमरतला तोरग्या महोत्सव कौन सा है? साल अमरतला तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहते हैं, आप इससे रूबरू रहिएगा। साल अमरतला तोरग्या महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, उस मनाया गया है। नेक्स्ट आता है, किसी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, याद रखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो जावेद अख्तर को मिला हुआ है, इसको जावेद अख्तर को। नेक्स्ट आता है, अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया? तो अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया, किस लिए? अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार में। तो अफगानिस्तान के देश को एनजीओ को यहाँ पे सम्मानित करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? तो हैदराबाद शहर का KS रेड्डी को, याद रखिएगा, KS रेड्डी को बनाया गया नया पुलिस आयुक्त। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों ने एक बार चैनल पे जाकर चेकआउट कर लिया होगा, हमारी सोशल साइट है उस पे सभी पे आप ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, और साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्सों को, अच्छा लगेगा मुझे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया हुआ है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शिखर सम्मेलन का। IMF, याद रखिएगा, IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? तो श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका की स्थिति बड़ा नाजुक चल रही है इस टाइम, तो श्रीलंका के सुधार के लिए IMF जो है वो $337 मिलियन यहाँ पे प्रदान करेगा श्रीलंका को। थोड़ा इससे याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूनाइटेड नेशन यूएन ने कहां पर 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो माली में। कहां पे? माली में। माली कहां पे? किस देश, किस कह सकते हैं रीजन में स्थित है? आप मुझे बताइएगा किस स्थल में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है? आप मुझे बताइएगा माली किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप? तो किस महाद्वीप में स्थित है माली? आप मुझे कमेंट बताइएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद शांति मिशन आधिकारिक तौर पर माली से समाप्त कर दिया है। नवंबर 2023 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? नाहिदा अख्तर को। विमेंस ऑफ द मंथ जो है नाहिदा अख्तर को दिया गया है नवंबर 2023 के लिए। इस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। तो भारत ने, याद रखिएगा, भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन की योजना शुरुआत की है। इससे थोड़ा सा आप रूबरू रहिएगा। आज के लिए हमारी जो टॉपिक पे वीडियोस थी करंट अफेयर्स की, उस पर मैंने बात की। यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की बात की है, तो आप लोग सारे पसंद आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सभी पे चेकआउट कर लिया होगा। फिर से मिलती है एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।